हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज से मान लीजिए, अगर आप आज का दिन भी मिला रहे तो मोटे मोटे आपके पास 6 दिन बचे हुए हैं। अगर आपके एग्ज़ाम 15 तारीख को है तो जितने भी ये 6 दिन बचे हुए हैं, अपने आप को झोंक दो इसी में। क्योंकि पीईटी में अगर आप अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितने एग्ज़ाम ऐसे होंगे जिसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे और आधे से ज़्यादा कंपटीशन कम भी हो पाएगा। तो पीईटी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने आप को झोंक दो। एक हफ्ता बचा हुआ, वो भी बहुत कम बचा हुआ, एक हफ्ते से भी कम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। तो ये राजगीर बिहार में है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? राजगीर बिहार में। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश को। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रवासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे किस धर्म से संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जैन, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। यानी कि प्रवासगिरी जो है ये तीर्थ स्थल तो है, लेकिन जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? बिंबिसार के समय राजगृह थी, अजातशत्रु के समय राजगृह थी, लेकिन उदयन पाटलिपुत्र रह गया था और शिशुनाग वैशाली। ठीक है, तो विजयन के बिंबिसार के समय पूछा तो राजगृह कहाँ लिखा? पहले ऑप्शन में करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ मैंने नाइट में देखी कल, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छे कमेंट भी करते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा बिल्कुल प्रूफ के साथ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। देखो पहले वो चीज़, ये देख लीजिए भैया। चैनल पे विजिट करने वाले लोग जो हैं वो 86% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगा, क्योंकि भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख भी रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों का। पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं अच्छे काम के लिए, मैं तो यही सोचता हूँ, है ना। और 395K यानी कि 395 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, यानी कि 3,95,000। अप्रॉक्सीमेट 4,500 सब्सक्राइब की ज़रूरत है, 4,500 सब्सक्राइबर की, ताकि हम जो है वो 4 लाख सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच पाएँ। तो ये 86% ही अगर सब्सक्राइब कर लोगे ना, या 86 में से आधे लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे, तो चार 4 लाख तो एक ही दिन में हो जाएंगे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अगर अच्छा लग रहा काम तो सपोर्ट करो ना, क्या दिक्कत है। बहुत ज़्यादा शौक हुआ मैं, ये बेसिकली मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन जब अंदर घुस गया तो मैंने ये देख ली तो मैं भी बहुत शॉक्ड हो गया। ठीक है, तो केवल विनती ही कर सकता हूँ आपसे कि अगर एक्चुअल में प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं, काम अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा आप लोगों का पैसा नहीं लग रहा, कि जिस वजह से आप लोग ये सोच रहे हो कि पैसा लग रहा हो तो हम पैसा, भैया भैया पैसा नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका 1886 में इंडियन यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है वो विलय हो गया। उस ये तो हो गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भारतीय अशांति के जनक के रूप में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लोकमान्य तिलक, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बढ़िया क्वेश्चन।
तो ये अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट, ए सी मजूमदार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हकीम अजमल खां, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी यही पूछ लेते कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, वर्ष 1919 और 1922 तक जो है वो चला था। बेसिकली 1922 और 1919 में से 1922 ज़्यादातर आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। ठीक है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये वर्धा में पारित किया गया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा है? कोलकाता। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए ने और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय में अंतर कितना है? तो सिंपल सा क्वेश्चन से, कितने घंटे? 5.5 घंटे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है। ठीक है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है ना, तो उसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से है, उसको चिन्हित कीजिए, कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोमती, और लखनऊ गोमती ही नदी के किनारे स्थित है ना। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्गम जो है वो मैदानी क्षेत्र से होता है। ठीक है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक फॉरेस्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था से मतलब क्या है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो ये दादा भाई नेहरूजी ने किया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा का मूल्य गिर रहा और कीमतें बढ़ रही, तो उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 20। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, विपणन। पहला चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो, प्रथम क्षेत्र में जो कृषि होते हैं, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, पालन हो गया, खनन हो गया, ये प्रथम क्षेत्र में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों की श्रेणी ये। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण हो गया, गैस हो गया, जल हो गया, विद्युत हो गया, ये दूसरे क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में व्यापार हो गया, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, परिवहन हो गया, संचार हो गया, विपणन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। समझ रहे? चतुर्थ क्षेत्र भी होता है, पंचम क्षेत्र भी होता है। हालांकि 3 क्षेत्रों में से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिए। ठीक है। भारत की संविधान सभा भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तो ये हुआ 26 नवंबर 1949। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी, समाजवादी, राजनीतिक, साम्यवादी नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, बताया था मैंने, कितनी होनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष। शक्ति का मात्रक क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। वॉट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फ्यूज का सिद्धांत, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत का उसमें प्रभाव, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाइड्रोजन को जलने पर क्या बनेगा। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो क्या बनेगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, पानी, यानी कि H2O। ठीक है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, या सिंदूर का रासायनिक नाम पूछा है आपसे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। समुद्री घोड़ा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। विमुख, पहला ऑप्शन करेक्ट। नम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आर्द्र होता है, आर्द्रा नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। रिजु का विलोम शब्द, रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वक्र, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावन हरे न भादो सूखे, श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा सदा एक सी दशा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि अभ्यस्त की आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।